हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्जाम संधान में। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर 5 जो कि है खनिज और ऊर्जा संसाधन के ऊपर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में भी हम कुछ अन्य क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है, खनिजों को सीमित संसाधन क्यों माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है, वे महंगे होते हैं, उनका निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा होता है, वे केवल उद्योगों में प्रयोग होते हैं, वे हर जगह उपलब्ध हैं। देखिए, वे महंगे होते हैं, हाँ कुछ संसाधन महंगे हैं, कुछ संसाधन सस्ते हैं, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। वे केवल उद्योगों में प्रयोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए जो आभूषण वाले संसाधन है, जैसे सोना चांदी, ये सब हम आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उद्योगों में नहीं होता है। वे हर जगह उपलब्ध हैं, गलत बात है। वो सीमित क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर होगा, उनका निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा होता है, इसीलिए उनको सीमित कहा जाता है। क्योंकि सीमित का मतलब है वो समय के साथ ये सारे जो खनिज हैं वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको सीमित संसाधन कहा जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए आप। उनका निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा होता है। खनिजों का निर्माण भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा लाखों वर्षों में होता है। चूंकि भूगर्भ के अंदर है, भूगर्भ के अंदर जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा खनिजों का निर्माण हो रहा है, लेकिन मानव द्वारा इनका दोहन बहुत तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, चूंकि खनिजों की पुनः पूर्ति मानव समय सीमा में संभव नहीं है, इसलिए इन्हें सीमित या अक्षय संसाधन नहीं माना जाता है। अर्थात ये इनको सीमित कहा जाता है और अक्षय नहीं माना जाता है, यानी क्षय संसाधन है, समय के साथ क्षय हो जाना है इनका। देखिए, यदि पृथ्वी के पुनर्भरण क्षमता से ज्यादा किसी भी खनिज का इस्तेमाल करेंगे तो खनिज समाप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का रिप्लेनिश रेट। ठीक ना, कि कोई संसाधन कितने समय में बन रहा है और आप कितने समय में उसका इस्तेमाल कर ले रहे हो। यदि बनने का समय ज्यादा है, इस्तेमाल करने का समय कम है, अर्थात वो जो खनिज है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हमें पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिजों को विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वे आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम हो। यह सतत विकास की भी एक अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, धात्विक खनिजों को लौह और अलौह में क्यों विभाजित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है रंग के आधार पर, ऑप्शन बी है उपयोग के आधार पर, ऑप्शन सी है लौह तत्व की उपस्थिति के आधार पर, और ऑप्शन डी है खनन विधि के आधार पर। तो लौह और अलौह में क्यों विभाजित किया जाता है, आप ये पहले ये चित्र देख लीजिए। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों को धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धात्विक को भी लौह धातु वाले खनिज, अलौह और बहुमूल्य खनिज, यानी जिसमें लोहा के अंश पाए जाएंगे उनको लौह धातु वाले खनिज कहेंगे। जैसे लौह अयस्क तो है ही, चूंकि वो पूरा का पूरा लोहा ही है। देखिए, लौह धातु वाले खनिज में मैग्नीज भी आएगा, निकल भी आएगा, कोबाल्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा के अंश पाए जाते हैं। ठीक, तो लौह अंश के आधार पर ही धात्विक खनिजों को लौह और अलौह में विभाजित किया जाता है। अलौह में कौन कौन से खनिज आते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ठीक, और आपके इसके अलावा ये दो प्रकार के और खनिजों का वर्गीकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लौह तत्व की उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंटेंट, ये हम डिवाइड करते हैं मिनरल्स को मेटेलिक और जो मेटेलिक मिनरल्स है उनको फेरस और नॉन फेरस में उसको हम डिवाइड करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जिन धात्विक खनिजों में लौह तत्व पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है, जिनमें लौह नहीं पाया जाता उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। यह वर्गीकरण उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हेमेटाइट लौह अयस्क को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? ऑप्शंस हैं, यह दुर्लभ होता है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, यह अधात्विक है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, पहली बात, जो हेमेटाइट लौह अयस्क है यह ऊर्जा संसाधन तो है नहीं, गलत बात हो जाएगी। यह दुर्लभ है, ये भी गलत बात है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह अधात्विक है, ये भी गलत है बात है, क्योंकि यह धात्विक खनिज है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर?
बी, इसमें लौह की मात्रा ज्यादा होती है। हेमेटाइट लौह अयस्क अर्थात लौह अयस्क का यह एक प्रकार है हेमेटाइट। कौन कौन से अन्य प्रकार हैं? मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और अन्य भी कुछ एक प्रकार हैं लौह अयस्क के। देखिए, सर्वाधिक जो लोहा का अंश पाया जाता है लगभग 70% के आसपास, यह मैग्नेटाइट में पाया जाता है। हेमेटाइट में लगभग 60% के आसपास लोहा पाया जाता है। अर्थात सर्वोच्च कोटि का जो लौह अयस्क है वो मैग्नेटाइट है, उसके बाद हेमेटाइट है, उसके बाद सीडोराइट और लिमोनाइट। तो चूंकि यहां ऑप्शन में क्वेश्चन है हेमेटाइट के बारे में, ऑप्शन में इसमें सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा? उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। किसके तुलना में? सीडेराइट और लिमोनाइट की तुलना में। इसका आप व्याख्या देख लीजिए। इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है। हेमेटाइट में लौह की मात्रा अधिक होती है, जिससे इस्पात का उत्पादन अधिक कुशलता से किया जाता है। इसलिए यह एक उद्योगों के लिए मैग्नेटाइट की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। देखिए, मैग्नेटाइट में लौह का कंटेंट ज्यादा है, लेकिन उपयोगी और उद्योगों के अनुकूलता की दृष्टि से हेमेटाइट को अधिक उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्रक का उपयोग विद्युत उपयोग में क्यों किया जाता है? ऑप्शंस हैं, यह चमकदार होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यह भारी होता है, और डी है यह सस्ता होता है। देखिए, विद्युत उपकरणों में किसी चीज का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? क्योंकि उसको हैंडल करना आसान है, वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, इसीलिए अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें जो भी बर्तन अभ्रक के इस्तेमाल से बन रहे हैं, जो जिसमें ऊष्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं या विद्युत के उपकरण हैं, वो विद्युत चूंकि अभ्रक उसका कुचालक होता है विद्युत और ऊष्मा का, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आप एक्सप्रेशन देख लीजिए। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, अभ्रक विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करता, इसलिए यह विद्युत उपकरणों में सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कारण इसका उपयोग स्विच, हीटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कोयला भारत में प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्यों बना हुआ है? कोयला भारत में ऊर्जा स्रोत प्रमुख स्रोत क्यों बना हुआ है? यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह प्रदूषण रहित है, यह नवीकरणीय है, यह सबसे आधुनिक ऊर्जा है। तो देखिए, जो ऑप्शन नहीं है पहले हम उसको काटेंगे। यह प्रदूषण रहित है, गलत बात है, बहुत सारा ढेर सारा पॉल्यूशन होता है इससे CO2 और CO जैसी जो हानिकारक गैसें हैं वह पर्यावरण में एमिट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। यह नवीकरणीय है, यह भी गलत बात है। इसको आप नया कर सकते हो? नहीं, यह क्षय होने वाला संसाधन है। यह अननवीकरणीय है। यह सबसे आधुनिक ऊर्जा संसाधन है, ऐसा भी नहीं है। यह 200-250 सालों से हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यह प्रमुख ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं, इसका उपयोग बड़े पैमाने पर ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है, इसलिए यह प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट को निम्न श्रेणी का कोयला क्यों कहा जाता है? लिग्नाइट को निम्न श्रेणी का कोयला क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, इसमें नमी अधिक होती है, यह दुर्लभ है, यह बहुत कठोर है, इसमें ऊर्जा अधिक होती है। पहले आप जान लीजिए, कोयला जो है कितने प्रकार के कोयला होते हैं। ठीक है, पहला है एंथ्रासाइट, ठीक, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। ठीक, चौथा है पीट। सर्वाधिक अच्छी गुणवत्ता का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। यदि हम ऊष्मा की बात करेंगे तो सर्वाधिक ऊष्मा एंथ्रासाइट में, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पीट में। अर्थात यदि एंथ्रासाइट कोयला लोगे, उसको जलाओगे तो ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी एंथ्रासाइट से। क्यों? क्योंकि एंथ्रासाइट में नमी की मात्रा कम होती है, वो शुष्क कोयला होता है, अच्छी गुणवत्ता का कोयला होता है। जबकि पीट में नमी की मात्रा ज्यादा होती है और यह खराब कोयला होता है, कम गुणवत्ता का कोयला होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है, निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। ठीक है, जैसे क्वालिटी लो होती है। तो पीट सबसे खराब कोयला, लिग्नाइट उसके बाद खराब कोयला। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है, इसमें नमी अधिक होती है। जी हाँ, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। आप इसका
एक्सप्रेशन देख लीजिए, इसमें नमी अधिक होती है, लिग्नाइट में नमी अधिक होती है जिससे इसकी उष्मा क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इसे निम्न श्रेणी का कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को रणनीतिक संसाधन क्यों माना जाता है? ऑप्शंस है, यह दुर्लभ है, बी यह केवल परिवहन में उपयोग होता है, सी इसका आर्थिक और औद्योगिक महत्व है, डी यह सस्ता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, यह दुर्लभ है, जी नहीं, बहुत जगह पाया जाता है। यह केवल परिवहन में उपयोग होता है, ये भी गलत बात है। इसका उपयोग हम उद्योगों में करते हैं, इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, केवल परिवहन में ही नहीं होता है। इसका हम ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, उद्योगों में मशीनरी को चलाने के लिए करते हैं, परिवहन में तो करते ही हैं, ठीक। इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम का हम विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन में भी करते हैं, जैसे आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हो, तो वैसलीन क्या है? पेट्रोलियम का जेली ही है। यह सस्ता है, ये भी गलत बात है, ठीक। हमको इसका आयात करना पड़ता है, भारत जैसे देश में पेट्रोलियम कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका हम आयात करते हैं तो हमारे लिए महंगा हो जाता है। यानी इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर क्या होगा? इसका आर्थिक और औद्योगिक महत्व अधिक है। आप इसका व्याख्या देख लीजिए, पेट्रोलियम परिवहन उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोकेमिकल उद्योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात परिवहन में भी, उद्योग में भी, ऊर्जा उत्पादन में भी और पेट्रोकेमिकल्स, ठीक ना, उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात विभिन्न प्रकार के रसायन भी इससे बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर भी इससे बनाया जाता है, जैसे यूरिया, फॉस्फेट, पोटास किससे बनता है? सब पेट्रोलियम से ही बनता है। इसकी कमी किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, सही बात है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन क्यों कहा जाता है? यह ठोस होती है, यह प्रदूषण कम फैलाती है, यह गंदगी, यह महंगी है और यह दुर्लभ है। देखिए, ठोस नहीं है, गैस है तो ठोस नहीं हो सकती। यह महंगी है, ठीक, क्या इस वजह से इसको स्वच्छ ईंधन क्यों कहा जाता है? महंगा और सस्ता से स्वच्छता का क्या संबंध है? दुर्लभ है, ऐसा नहीं है, प्रचुर मात्रा में, यानी कि यह कम प्रदूषण फैलाती है किसकी तुलना में? अन्य जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, उसके तुलना में यह कम प्रदूषण फैलाती है। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, प्राकृतिक गैस जलाने पर कम धुआं और कम हानिकारक गैसें छोड़ती हैं, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को भविष्य ऊर्जा क्यों कहा जाता है? क्यों? वे सीमित हैं, वे नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल हैं, वे कम ऊर्जा देते हैं या वे महंगे हैं? पहले बात, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से क्या मतलब है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत और खासकर इसमें लघु जल विद्युत को शामिल करते हैं, ठीक। इसमें आपका आ जाएगा बायोफ्यूल्स, ठीक है, जैव ईंधन। तो इनको हम क्यों भविष्य ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नवीकरणीय हैं। पवन, सौर, ये कभी खत्म होने वाली चीजें हैं? हवा कभी खत्म होगी? जी नहीं। सूर्य द्वारा जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, कभी खत्म होने वाली चीजें हैं? नहीं। यानी कि नवीकरणीय है, यानी कि यह नई हो सकती हैं और पर्यावरण के अनुकूल है, इनसे प्रदूषण कम फैलता है, इसलिए इनको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट को अलौह खनिज क्यों कहा जाता है? बॉक्साइट को अलौह खनिज क्यों कहा जाता है? देखिए, जिसमें लोहा पाया जाता है उसको लौह खनिज, और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसको अलौह खनिज कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, इसमें कार्बन होता है, इसमें लौह नहीं होता है, यह अधात्विक है, यह ऊर्जा देता है। क्योंकि इसमें लौह नहीं पाया जाता है इसलिए इसको अलौह खनिज कहा जाता है। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है और इसमें लौह की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसे अलौह खनिज कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में 10 प्रश्नों को डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी अन्य चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।